गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी जिंदगी का निर्वाह खूबसूरती के साथ कर पा रहे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार, आज फिर से आपकी सेवा में। आज मैं बात करूंगा शोले फिल्म में घटित एक वाकये की। एक ऐसी चीज हुई थी जो शायद आपको मालूम हो। बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म में एक एक अनहोनी, एक दुर्घटना होते होते बची थी। और वो दुर्घटना अगर हो जाती तो आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री वो नहीं होती जो कि आज हम जिस तरीके से, जिस नाम से हम समझते हैं। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि आज अमिताभ बच्चन हमारे बीच नहीं होते अगर ये घटना हो चुकी होती तो। आप समझिए कि उस समय अमिताभ बच्चन की शुरुआत हुई हुई थी। उनकी फिल्म जंजीर जो कि रिलीज नहीं हुई थी, सिर्फ हम उनकी फिल्म जंजीर ही देख पाते और उसके बाद में कोई फिल्म उनकी नहीं देख पाते, क्योंकि ये समझ लीजिए कि मौत जो थी वो कुछ इंच पर थी उनसे, सिर्फ कुछ इंच पर। वो एक संयोग था जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन बच गए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था और मेरे ख्याल में बचना नामुमकिन था। जिस सूरत हाल में वो सारी चीजें हुई, आइए मैं उस बात को आपको विस्तार से बताऊं। चलिए, हुआ यूं था कि आपको मालूम होगा कि इस फिल्म में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसमें पहली बार, लेकिन ये है कि इसके जो एक्शन शॉट्स थे ना, वो इस तरीके से फिल्माए गए थे कि बाहर के जो टेक्नीशियंस हैं, बाहर के जो निर्देशक हैं, स्टंट डायरेक्टर्स जो इसमें हैं, और जो इस चीज के ऊपर बहुत अच्छी अपनी पकड़ रखते थे कि भाई मूविंग जब कोई चीज हो कि चलते चलते और बहुत ट्रेन के साथ में जद्दोजहद, और मतलब ये चीज होता है कि किसी भी चीज को आप जीवंत कैसे दिखाएंगे। मन में आप बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि भाई ये चीज ऐसे जाएगा, ये सीन ऐसे जाएगा, ये सीन ऐसे जाएगा। जितने भी उसमें अच्छे अच्छे दृश्य थे, जिसमें डाकुओं के साथ में नायकों की मुठभेड़ जो होती है आपस में बंदूकों से होती है, और ट्रेन रॉबरी सीन तो कई फिल्मों में आपने देखा होगा। बाद में रूप की रानी चोरों का राजा में भी देखा होगा। लेकिन जो फिल्म जहां से इसका पदार्पण हुआ था कि ट्रेन के साथ में, चलती हुई ट्रेन के साथ में जो डकैतों के साथ में भिड़ंत होती है, डकैत होते हैं घोड़े पर और साथ में होता है ट्रेन चल रही है, और वो उनके बीच में जबरदस्त जद्दोजहद, ऐसा लगता है कि वो रियल में कुछ हो रहा है। मतलब रियलिटी है उसमें, एक एक चीज में इतनी जबरदस्त वास्तविकता है कि आपको लगता है कि ये पात्र नहीं, ये वास्तविक कोई घटना वास्तव में चल रही है। ये फिल्म का हिस्सा नहीं है, ये एक एक सच्ची कोई घटना है, क्योंकि उसमें जो चीजें दिखाई जाती हैं वो इतना रियलिस्टिक है, वो इतना वास्तविक है, इस तरीके से दिखाई जाती है कि लगता है कि ये फिल्म नहीं है, ये सच्चाई है। और शूटिंग में भी ये सच्चाई की तरह ही मतलब इसको रखा गया है। एक्टिंग में एक लाजमी और एक यथार्थवादी चीज को लाने की जो कोशिश थी ना, उस चीज को लाने के लिए, उस चीज को स्क्रीन पर बरकरार रखने के लिए रमेश सिप्पी और जीपी सिप्पी ने बाहर के जो टेक्नीशियंस थे, जो इस चीज के पुरोधा थे, माहिर लोग, उन लोगों को बुलाया। और मेरे ख्याल में पहली बार ऐसा हुआ था कि बाहर के जो स्टंट डायरेक्टर्स थे उनको बुलाया गया। और आपको मालूम होगा, शायद कई लोगों ने नाम सुना है जिम एलन का। जिम एलन जो कि बहुत एक उम्दा मतलब स्टंट के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ रखते थे। उनको हम सिर्फ स्टंट स्टंट डायरेक्टर नहीं कह सकते, वो डीओपी भी बहुत अच्छे थे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी बहुत अच्छे थे, वो निर्देशक भी बहुत अच्छे थे। और बेसिकली वो एक मतलब 1955 यानी 1955 से वो फिल्म्स में स्टंट करते थे। और वो एक फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर भी रहे हुए हैं अपने देश में। वो एक
जिसको बोलते हैं हम लोग, कि उनका वास्ता पूरी तरीके से एयरफोर्स से था। तो जितने भी ये फ्लाइंग शॉट्स होते थे या मूविंग शॉट्स होते थे, इस पर उनकी बहुत गहरी पकड़ थी। और पहले भी वो शायद फिल्म एक टार्जन जो रिलीज हुई थी, जो हॉलीवुड मूवी थी, उसकी कुछ शूट आपके कुछ शॉट्स जो थे वो इंडिया में फिल्माए गए थे। इस वजह से भी वो पहले इंडिया में आ चुके थे। तो जिम एलन को बुलाने की तैयारी की गई, क्योंकि रमेश सिप्पी और जीपी सिप्पी जो थे बाप बेटे, वो शोले फिल्म के जो जो लड़ाई वाले जो जितने भी दृश्य थे उनसे वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, वो लोग संतुष्ट नहीं थे। तो पहले यहीं के जो डायरेक्टर्स थे, स्टंट जो पर्सन्स थे, उनसे मदद ली गई, लेकिन उसमें वो रियलिटी नहीं आ पा रही थी, जिस तरह की रियलिटी, जिस तरह की वास्तविकता रमेश सिप्पी और जीपी सिप्पी अपनी इस प्रोजेक्ट में जिसका नाम शोले था उसमें चाह रहे थे। बहरहाल जिम एलन को बुलाया गया, और जिम एलन के साथ में अ, बुलाया गया हमारे एक और स्टंट डायरेक्टर थे जिनका नाम था गैरी क्रैम्पटन, और दूसरे थे रोमो कोमारो, और एक और व्यक्ति उनके साथ में थे जिनका नाम था जॉन गैंट। तो इन चार लोगों को बुलाया गया, और इस फिल्म का जो जितने भी लड़ाई के जो दृश्य थे, उनके उनको संभालने का जो कमान संभालने का जिम्मेदारी थी, वो इन चारों लोगों को दी। उन चार लोगों के नाम मैं फिर से बता देता हूँ: जिम एलन, गैरी कैम्पटन, रोमो कोमारो, और जॉन कैंट। और ये कहना मुनासिब बिल्कुल होगा मेरे लिए कि जब आप इस फिल्म के एक्शन सीन देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आज से पहले ये सीन कभी नहीं हुए थे। अब 1975 तक जितनी फिल्में आ चुकी थी, उन फिल्म को अगर आप देखेंगे और फिर आप शोले को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि भाई जो शोले में जो सीन है, जिस प्रकार जो लड़ाई के जितने भी सीन है, संघर्ष के जितने भी दृश्य हैं, वो पहले कभी भी नहीं फिल्माए। और मैं आपको यहां तक दावा करता हूं कि इस तरह के शॉट्स, इस तरह के सीन आज तक भी नहीं फिल्माए जा सके। जो बात शोले की थी वो मानना पड़ेगा कि वो बात फिर पैदा नहीं हो पाई। बहरहाल इसका एक बहुत खतरनाक एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं, कि हुआ यूं कि उस फिल्म में एक अंतिम जो सीन था, और वो अंतिम सीन ऐसा था कि जिसमें आपको मालूम होगा वो गाना था हेमा मालिनी के ऊपर जो फिल्माया जाना था, जो कि उनको नंगे पांव शीशों के ऊपर डांस करना था, जहां पर वीरू को पकड़ करके गब्बर सिंह के अड्डे पर जब उनको बांध दिया जाता है, और उनके सामने बसंती को नचाया जाता है। तो जब बसंती को जब नचाया जाता है वहां पर, उसके बाद में जय आते हैं, अमिताभ बच्चन, और उन दोनों को वहां से छुड़वा करके ले जाते हैं। तो शॉट ये था, और इसके लिए सारी तैयारी हो चुकी थी। और इसमें शोले फिल्म में एक खास बात ये थी कि इसमें जो यहाँ से इस पॉइंट से जितने भी शूट हुआ, जितने भी दृश्य लिए गए, सभी में गोलियों के चलने की आवाज है, कारतूस की आवाज, कारतूस के दृश्य आपको दिखाई देंगे, और ये सब ओरिजिनल थे। यानी गोलियां वास्तविक रखी गई थी इसमें। जितने भी आपने इसमें दृश्य को देखा, जितने भी दृश्य फिल्माए गए, वो सभी वास्तविक गोलियों से, वास्तविक हथियारों से ही फिल्माए गए। उसके पीछे रीजन ये था कि जिम एलन चाहते थे कि अ, जो फिल्म में जो एक्टर्स जो गोलियां चलाएं, जो बंदूकें जो पकड़े, वो भी रियल लगे, और बंदूकों से निकलते हुए जो जो गोलियां हैं, गोलियां जब बंदूकों से निकलेंगी, और तो उनमें से एक धुआं निकलता है,
वो धुआं स्क्रीन पर दिखना चाहिए। दर्शकों को वास्तव में लगना चाहिए कि भाई ये रियल शॉट था। उसके बाद में जब वो गोलियां जब चलती हैं तो उसके बाद में जो होता है कि जो उसके खाली खाली जो कारतूस होते हैं वो भी दिखेंगे गिरते हुए। और ये खाली कारतूस जब गिरेंगे और जब दुनालियों से या जो भी कोई बंदूक जो होती है उनकी नालियों से जब धुआं निकलता होगा तो वो चीज दर्शकों को बिल्कुल इस बात को साबित कर देंगे उनके सामने कि भाई ये जो चल रहा है ये बिल्कुल रियल है। क्योंकि हर व्यक्ति ना समझ पाए इस चीज को, लेकिन जो पारखी आंखें हैं, जो बंदूकों से वास्ता रखते हैं, जब ये फिल्म उनके बीच भी पहुंचे तो वो लोग समझ पाएंगे कि ये वास्तव में असली हथियारों के साथ में इस फिल्म की शूटिंग हुई है। तो इस चीज को बरकरार रखने के लिए कि भाई इस सीन को एक जबरदस्त सीन बनाया जाए, एक ऐतिहासिक सीन बनाया जाए, ऐसा ना कभी पहले हुआ हो। और अगर इसकी फिल्म के बाद में भी हो तो लोग 10 बार सोचें कि यार इस फिल्म को में इस तरह की चीजें रखें या ना रखें। क्योंकि देखिए रियलिस्टिक चीजें बनाने का श्रेय तो खैर पहले भी इंडिया में था कि भाई जो फिल्में मुगल घरानों से या रजवाड़ों या राजमहलों से जुड़ी हुई होती थी उनमें के आसिफ साहब खास तौर पर अपनी फिल्मों में जो असली ज्वेलरी होती थी उसका ही इस्तेमाल करते थे, जो कि बहुत भारी भारी हार और ये सारी चीजें जो होती थी और ये जयपुर से ही बनवाई जाती थी। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा था कि वास्तविक हथियारों का इस्तेमाल किसी फिल्म में किया जाए। और ये वास्तविक हथियारों का इस्तेमाल फिल्म शोले में, और ये जो सीन था जिस सीन की मैं बात कर रहा हूं कि जहां पर जय आएंगे और बसंती और वीरू को छुड़ा करके लेकर के जाएंगे, इस सीन से लेकर के और फिल्म के अंत तक जब तक पूरा संघर्ष चला, एक एक सीन जहां पर बंदूक का बैरल्स का इस्तेमाल हुआ, वो सभी सीन में गोलियां और बंदूकें बिल्कुल असली थी। तो हुआ यूं कि इस फिल्म में धर्मेंद्र साहब को क्या करना था कि एक बक्से को लात मारनी थी। जैसे ही ये गाना खत्म होता है, हो जब तक है जान जाने जहान मैं नाचूंगी करके गब्बर सिंह पूरा का पूरा इस सीन में एंजॉय करता है और मजे लेता है बहुत ज्यादा। और अंत में जब हेमा मालिनी जब थक करके चूर हो जाती है, और वो वास्तव में मई का ही का सीन था और बहुत गर्मी थी और रियलिस्टिक शॉट था ये पूरा, ये हेमा मालिनी ने भरी गर्मी में इस सीन को किया था। और उस समय हेमा मालिनी प्रेग्नेंट वाली स्थिति तो थी नहीं उनके साथ में, लेकिन ये जो प्रॉब्लम उनके साथ में थी ना कि भाई बहुत ज्यादा परेशान थी वो। प्रेगनेंसी वाली स्थिति जया बच्चन के साथ में रही इस फिल्म में। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म में इस सीन के बाद में जब जय आते हैं और बंदूक को तानते हैं और उसके बाद में बोलते हैं कि जो कोई जैसा भी है वो अपने अपने हथियार फेंक दो, और उसके बाद में वहां से वो एक गोली मारते हैं, दो गोली मारते हैं, और जिससे जब वीरू होते हैं वो वो अपने आप को कैद से छुड़ा लेते हैं। और उसके बाद में बसंती को ले करके और जब वो निकलते हैं तो वहां से वो एक एक बक्सा होता है उनके पास में जिसमें पूरे कारतूस भरे होते हैं, गोलियां और ये सारी चीजें, और बंदूक होती है उनके पास, बंदूक लेते हैं और उस बक्से में वो लात मारते हैं कस के। और जब वो लात मारते हैं तो वो लात एकदम एक सर्टेन पॉइंट पे लगनी चाहिए थी कि भाई जब वो लात मारे तो बक्से का जो जो ढक्कन है उस पर लात पड़ेगी और वो बक्से का ढक्कन खुलेगा और उसमें जितने भी वो गोलियां वगैरह पूरी भरी हुई थी उन गोलियों को लेंगे, उठाएंगे और वो अपनी जेब में डालेंगे और वो निकल जाएंगे। सीन कुछ इस तरह से था। तो होता यूं था कि धर्मेंद्र अक्सर वहां पर भी मतलब शराब वगैरह पीते थे वो, शराब भी पीते थे और साथ में नारियल पानी वगैरह का भी लुत्फ उठाते थे। मतलब पूरा जो सीन था वो इस तरह से चलता था।
और मेरे लिए ये कहना कोई कोई मतलब कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है कि धर्मेंद्र पाजी जो है उनका वास्ता शराब से और लस्सी से और छाछ से और नारियल पानी ऐसी चीज़ों से हमेशा रहता था। वो जितना ज़्यादा महत्व शराब को पीने में लगाते थे उतना ही ज़्यादा वो छाछ और लस्सी का भी इस्तेमाल करते थे। तो बहरहाल वो शराब वगैरह पी रखी थी उन्होंने और वो इसी एक तरीके से अपना काम करते थे कई बार और उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और वो भी समझते थे सारी चीज़ों को। लेकिन आज साहब थोड़ा-सा मामला थोड़ा संगीन होने वाला था कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा दिन उन्होंने मसालेदार नारियल पानी पिया और बाद में जब बोला गया कि भाई अब आपको बक्से को लात मारनी है, तो जब उन्होंने बक्से को लात मारी उसके ढक्कन पर और ढक्कन को खुलना था, वो कई शॉट्स बीत गए, उसके बावजूद भी वो चीज़, वो सीन परफेक्टली नहीं हो पा रहा था। उनकी जो लात थी या तो ढक्कन के नीचे पड़ रही थी बार-बार या ढक्कन के ऊपर हवा में उनकी जो लात थी, किक थी, वो फ्री किक जा रही थी। एग्ज़ैक्टली जिस पॉइंट पर उनकी किक को पढ़ना था, वो नहीं उस पॉइंट को क्लिक नहीं कर पा रहे थे। इस बात को लेकर के जो जिम एलन थे, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए धर्मेंद्र से। वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे कि भई सेट पर आकर के कोई शराब वगैरह इतनी ज़्यादा ना पिए भई अब ये प्रोफ़ेशनलिज़्म के खिलाफ है क्योंकि जिम एलन थे वो इस चीज़ को गलत मानते थे। लेकिन धर्मेंद्र साहब एक बड़े स्टार थे और एक बड़ा नाम थे और वो हर चीज़ को कर लेते थे, ऐसा नहीं था कि वो हर चीज़ पर उनकी पकड़ रहती थी। लेकिन आज साहब बड़ा एक खतरनाक ही चीज़ होने वाली थी। बहरहाल उन्होंने कई टेक के बाद में फाइनली उस चीज़ को उन्होंने कर दिया। लेकिन उस बीच में मामला बड़ा चिड़चिड़ाहट वाला माहौल उस जगह पर महसूस हो गया। क्योंकि जो जिम एलन थे वो भी बड़े कायदे कानून के बड़े पक्के थे और वो गुस्सैल स्वभाव के भी थे कि इतना छोटा सा शॉट अगर नहीं हो पा रहा है तो इसका क्या मतलब है। बहरहाल शॉट पर शॉट, शॉट पर शॉट, शॉट पर शॉट हुए और अंत में वो शॉट टेक हो गया और वहां धर्मेंद्र का भी थोड़ा चिड़चिड़ाहट थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, उधर जिम एलन की भी चिड़चिड़ाहट ज्यादा बढ़ गई। तो आवेश में आकर के जैसे ही बक्सा खुलता है धर्मेंद्र ने उसमें से कारतूस निकाली और एक गोली उन्होंने उठाई और अपनी जो बंदूक थी उसमें भरी और डिप्रेस्ड होकर के बड़ा हताशा में उन्होंने एक स्काई फायरिंग कर दी, यानी एक आकाश में गोली चला दी। और ये जो गोली थी, आपको मालूम होगा इस शॉट में अमिताभ बच्चन पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हैं, नीचे की तरफ बंदूक का निशाना लगाए हुए। और ये जो बंदूक थी, ये सीधा बंदूक की गोली सीधा जो धर्मेंद्र ने जो गोली चलाई हताशा में, ये बिल्कुल यानी हमारे अमिताभ बच्चन के बगल से कुछ इंचेस बगल से वो गोली निकली, चली और बिल्कुल जान पर बनाती अगर वो अमिताभ बच्चन को गोली लग जाती और लगने में कोई कसर बाकी थी नहीं। कुछ इंचेस से अमिताभ बच्चन बच गए, नहीं तो गोली उनके जबड़े के नीचे से होकर के उनके दिमाग से ऊपर पार हो जाती। और इस सीन को देख करके सभी के होश उड़ गए। इवन धर्मेंद्र का भी जो नशा था वो बिल्कुल खत्म हो गया। और इसके बाद में जिम एलन ने धर्मेंद्र को बड़ी हिकारत भरी दृष्टि से देखा, बहुत ज्यादा घृणित आंखों से देखा। उन्होंने जो अपना एक जो हैट जो पहना हुआ था, कैप पहनी हुई थी, उसको उसको अपने हाथों में लिया और तेजी से जमीन पर मारा और वो उस जगह से ही चले गए पैर पटकते हुए। वो धर्मेंद्र से तो कुछ नहीं कह पाए लेकिन उनका पूरा गुस्सा उस चीज पर था कि ये कितना ज्यादा गलत हुआ। अगर जरा सी कोई चूक हो जाती तो आज अमिताभ बच्चन मर जाते और शूटिंग पूरी खत्म, फिल्म रह जाती। फिल्म की तो छोड़िए चलो, लेकिन इतना एक कलाकार मर जाता। अमिताभ बच्चन आज हमारे सामने हमारे साथ में नहीं होते। हालांकि इसके बाद में धर्मेंद्र काफी दिन तक खामोश रहे और चुपचाप अपने
उन्हें मालूम था कि भाई मेरे से क्या गलती हुई है। तो काफ़ी दिनों तक वो किसी से आंख भी नहीं मिला पाए, नीचे नज़रों को रखते थे और अपनी शूटिंग में बिल्कुल जैसे तैसे करके अपना हर शॉट को पूरा करते थे। कहाँ तो धर्मेंद्र हर जगह पर अपना कुछ ना कुछ मौज मस्ती करते थे, लेकिन इस दृश्य को करने के बाद में जब ये हादसा उनसे होते होते बचा, उसके बाद से धर्मेंद्र सेट पर इस तरीके से रहे कुछ दिनों तक कि लगता ही नहीं था कि भाई धर्मेंद्र की मौजूदगी वहां पर है या नहीं है। बहरहाल उसके बाद में इन लोगों की कुछ दिन तक तो माहौल ऐसा ही रहा, उसके बाद में यारी दोस्ती हो गई और फिर सब एक जैसा माहौल हो गया। हालांकि सभी इज्जत करते थे धर्मेंद्र पाजी की, और धर्मेंद्र एक ऐसा नाम थे उस समय की जो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ख्याति बटोर चुके थे। तो ये किस्सा था जो कि मैं आपको आज बताने के लिए सोच रहा था कि भाई मैं आपको बताऊं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये किस्सा अच्छा लगा होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ये शायद बात पता भी होगी पहले से, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊं जो शोले के बारे में, कि भाई हमारे महानायक सदी के उनकी जान भी जा सकती थी। और सोचिए अगर आज ये चीज हो जाती तो हम भारतीय सिनेमा या विश्व सिनेमा का वो चेहरा उस तरीके से नहीं देख पाते हैं, वो महसूस नहीं कर पाते उस चीज को, वो अंदाजे बयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री का होता ही नहीं। बहरहाल सब कुछ ठीक रहा, अंत भला सो सब भला। अब इसी नोट के साथ में मैं आज का अपना यह अध्याय समाप्त करता हूं, और बस चलने से पहले मैं आपसे वही एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और एक अंदाजे बयां होता है किसी का बताने का। मैं समझता हूँ कि मैं फास्ट इसलिए नहीं बोलता यहाँ पर, क्योंकि फास्ट बोलूंगा तो थोड़ा सा चीजें मैं जो बता रहा हूँ आपको वो थोड़ी सी वैसी चीजें बता रहा हूँ, वैसी घटनाएं बता रहा हूँ जो कि थोड़ा सा आम घटनाएं नहीं है। इसलिए मुझे अपना जो रिदम है वो थोड़ा स्लो भी रखना पड़ता है। और बस इस करके मैं आपसे एक सजेशन के तौर पर भी अपनी बात करता हूं कि भाई आप मुझे बताएं कि आपको और किस किस चीज के बारे में जानने की उत्सुकता होती है, मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बना दिया करूंगा। ठीक है, तो अभी तो चलता हूं, और लौट कर मिलता हूं इस वादे के साथ में कि कल आपके साथ में कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। आ, खुदा आपको आबाद रखे, मस्त रखे, और अपने अपने कामों में व्यस्त रखे। Have a nice time. Good morning to all of you. May God bless. Bye bye. Take care.